हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। हम लोग पढ़ रहे थे बीए पार्ट सेकंड में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति के संबंध में। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति। भारतीय राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक अत्यधिक विवादग्रस्त प्रश्न है। इस संबंध में प्रमुख रूप से दो धारणाएं हैं। पहली, स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा, दूसरी संवैधानिक प्रधान की धारणा। स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा, इसके प्रतिपादकों का मानना है कि संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, व्यवहार में वह स्वयं अपने विवेक के आधार पर इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। इसी तरह से अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों का संपादन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इन अनुच्छेदों के आधार पर प्रथम श्रेणी के विचारकों का कथन है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा और राष्ट्रपति चाहे तो वास्तविक प्रशासक बन सकता है। डॉक्टर BM शर्मा कहते हैं कि अनुच्छेद 53(1) के अनुसार यदि राष्ट्रपति चाहे तो वास्तविक शासक बन सकता है। इसी प्रकार DN बनर्जी का मानना है कि क्या राष्ट्रपति को अनुच्छेद 74(1) के उपबंध मानने को बाध्य किया जा सकता है? क्या राष्ट्रपति हर स्थिति में अपने मंत्रियों की मंत्रणा मानने को बाध्य है? मैं तो कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। ग्लैडल ने कहा कि इस बात की पर्याप्त संभावना है कि राष्ट्रपति बिना संविधान का उल्लंघन किए ही तानाशाह बन बैठे। प्रारूप समिति के वैधानिक सलाहकार BN राव लिखते हैं, संविधान राष्ट्रपति का ऐसा कोई वैधानिक उत्तरदायित्व निश्चित नहीं करता है कि वह मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर कार्य करेगा। क्या वह और किस सीमा तक ऐसा करने के लिए बाध्य होगा, परंपरा का विषय है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यही मत था। उन्होंने कहा था, अनुच्छेद 74(1) यह नहीं कहता है कि राष्ट्रपति को मंत्रियों की मंत्रणा माननी ही होगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही 28 नवंबर 1960 को भारतीय विधि संस्थान में भाषण के दौरान इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि संविधान में कोई ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो। उन्होंने प्रश्न किया कि ब्रिटिश और भारतीय संविधान में अंतरों को दृष्टि में रखते हुए क्या भारतीय राष्ट्रपति की ब्रिटेन के सम्राट के समान समानता करना उचित है। उन्होंने इस आवश्यकता पर बल दिया कि वैज्ञानिक पद्धति से इस संदर्भ में अध्ययन और परीक्षण होना चाहिए, जिससे राष्ट्रपति के कार्यों एवं शक्तियों की सीमाओं का आभास हो सके। इसी प्रकार KM मुंशी अपनी रचना पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट में लिखते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति को एक संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक निश्चित और सकारात्मक भूमिका प्राप्त है। राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां उच्च मंत्रिमंडलीय हैं और उनके संबंध में मंत्रिमंडल कोई परामर्श नहीं दे सकता है। J.R. शिवाच ने अपने शोध ग्रंथ में ऐसा ही विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति वैसी ही नहीं है जो ब्रिटेन में सम्राट की है। कुछ मामलों में राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श की अवहेलना करते हुए भी अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग किया जाना चाहिए यदि वह अपनी शपथ के प्रति निष्ठा रखता है। भारत के राष्ट्रपति पद का मूल्यांकन करते समय हमें भारतीय संविधान के कुछ विशेष तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे संविधान का लिखित प्रावधान, इस पद की निर्वाचित प्रकृति, भारत की संघात्मक व्यवस्था और संविधान की सर्वोच्चता। इन तथ्यों की अवहेलना नहीं की जा सकती है और इनके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रपति की स्थिति वैसी ही नहीं है जैसी कि ब्रिटेन में सम्राट की है और कुछ परिस्थितियों में संविधान के संघात्मक लक्षण को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए। 1967 में जब राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए, उस समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुब्बा राव और उनके समर्थकों के द्वारा स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा का प्रतिपादन करते हुए कहा गया था कि राष्ट्रपति केवल एक संवैधानिक प्रधान नहीं है और उस पर संविधान की व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने का विशेष भार है। इन
पक्ष के प्रतिपादकों का मानना है कि राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान ही बनाना था, तो राष्ट्रपति को कुछ ऐसी शक्तियां क्यों दी गईं जो अध्यक्षात्मक प्रणाली के राष्ट्रपति को दी जाती हैं, जैसे कि वह किसी साधारण विधेयक को जो उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है दोबारा विचार विमर्श के लिए लौटा सकता है, या किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को पुनः मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकता है। जहाँ तक राष्ट्रपति के लिए ब्रिटिश सम्राट के पद से संबंधित परंपराओं के पालन का संबंध है, यह जरूरी नहीं है कि भारत में परंपराओं का विकास उसी दिशा में हो जिस दिशा में वह इंग्लैंड में हुआ है, क्योंकि परंपराओं का विकास उस देश की परिस्थितियों, संयोग, मानवीय तत्व और अन्य बातों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सम्राट और भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति में आधारभूत अंतर है। ब्रिटिश सम्राट उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद प्राप्त करता है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति चाहे परोक्ष रूप में ही सही निर्वाचित होता है। अतः इस श्रेणी के विचारकों का यही मानना है कि भारतीय राष्ट्रपति सभी परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की मंत्रणा मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। दूसरी अवधारणा है संवैधानिक प्रधान की धारणा। अनेक विचारक ये मानते हैं कि संविधान राष्ट्रपति को स्पष्ट शब्दों में मंत्रिपरिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं करता, फिर भी संविधान में प्रयुक्त वाक्यों से स्पष्ट होता है कि उसे ऐसा ही करना होगा। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है। वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसका शासन नहीं। वह साधारणतया मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। वह ना उनके परामर्श के विरुद्ध कुछ कर सकता है और ना ही उनके परामर्श के बिना ही। नेहरू जी ने भी यही कहा था, हम सरकार की इन मंत्रिमंडलीय विशेषताओं पर बल देना चाहते हैं कि वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका में निहित है, न कि राष्ट्रपति में। हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी है, वरन हमने उसके पद को गौरव और प्रतिष्ठा से विभूषित किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी यही कहा था, संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके कारण राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हो। फिर भी यह आशा की जाती है कि जैसे इंग्लैंड का राजा हमेशा अपने मंत्रियों की सलाह मानता है, वैसी ही प्रथा इस देश में अपना ली जाएगी और राष्ट्रपति सब कामों में केवल नाम मात्र का शासक रहेगा। वास्तव में भारतीय संविधान जिस संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, उसमें राष्ट्रपति एक वास्तविक प्रधान हो ही नहीं सकता। संसदात्मक शासन में कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः व्यवहार में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हों। व्यवस्थापिका के प्रति कैबिनेट उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति नहीं। अतः स्वाभाविक रूप से शासन की शक्तियों का प्रयोग कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। पंडित नेहरू ने 7 जुलाई 1959 को दोहराया था कि हमारा संविधान राष्ट्रपति को इंग्लैंड के सम्राट या साम्राज्य जैसी स्थिति प्रदान करता है। अगर ऐसा नहीं है तो मंत्रिमंडल और संसद के उत्तरदायित्व के प्रश्न को हानि पहुंचेगी। एक तथ्य यह भी है कि यदि राष्ट्रपति जानबूझकर मंत्रिपरिषद के परामर्श की अवहेलना करता है तो वो त्यागपत्र दे देंगे और परिणाम स्वरूप संवैधानिक गतिरोध है वह उत्पन्न हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति बहुत अधिक दुराग्रही या अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो जाता है तो उसके विरुद्ध महाभियोग भी लगाया जा सकता है। संविधान का 74वां अनुच्छेद आदेशात्मक है और राष्ट्रपति कैबिनेट की सहायता और परामर्श के बिना कार्य नहीं कर सकता है। इस प्रकार का निर्णय मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने 17 मार्च 1971 को दिया था। दिसंबर 1970 में भी संसदीय अध्ययन संस्थान ने लोकसभा भंग करने के संवैधानिक प्रश्न पर सेमिनार आयोजित की थी, जिसमें अनेक विधान शास्त्रियों, न्यायविदों और राजनीतिज्ञों ने भाग लिया था और डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंह भी ने यही कहा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहायता और परामर्श स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के कार्यकरण को उचित विवेचना है, लेकिन 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं लोकसभा चुनाव ने जिस राजनीतिक स्थिति को जन्म दिया उसे आगे भी बने रहने की संभावना है और इस राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में सभी विधिवेत्ता जो हैं इस बात पर सहमत हैं कि दो बातों में संबंध में राष्ट्रपति निश्चित रूप से अपने विवेक के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। ये दो बातें हैं, प्रधानमंत्री का चयन और लोकसभा को भंग करना।
इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सामान्यतया राष्ट्रपति एक संवैधानिक अध्यक्ष ही है और अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही उनके द्वारा किन्हीं मामलों में अपने विवेक का प्रयोग किया जा सकता है। राष्ट्रपति वेंकटरमण ने एक बार कहा था, राष्ट्रपति का पद आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था की भांति है। संकट की स्थिति में इसकी भूमिका स्वतः प्रारंभ हो जाती है और संकट समाप्त हो जाने पर इसकी भूमिका स्वतः ही समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रश्न कानूनी नहीं वरन एक राजनीतिक प्रश्न है और इसका उत्तर कानूनी और संविधान के प्रश्नों पर उतना निर्भर नहीं करता जितना व्यावहारिक राजनीति की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे संसद में विविध पक्षों की स्थिति और उनका नेतृत्व, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य परस्पर संबंधों की स्थिति, राष्ट्र की स्थिति और जनमत की स्थिति। जैसे यदि देश में भारी आक्रमण या आंतरिक अवस्था के कारण आपात की स्थिति हो, प्रधानमंत्री एक निर्बल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो, उसे लोकसभा में क्षीण बहुमत प्राप्त हो, तो निस्संदेह जनता संरक्षण और निर्देशन के लिए राष्ट्रपति की ओर उन्मुख हो सकती है। यदि राष्ट्रपति सुदृढ़ चरित्र वाला और प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में द्वितीय श्रेणी का प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति पर छाया रहेगा। 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद में राष्ट्रपति की वर्तमान स्थिति जो है, इसमें कुछ अंतर देखने को मिलता है। 42वें संवैधानिक संशोधन के स्थान पर 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 में कहा गया, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से जो परामर्श प्राप्त होगा उसके संबंध में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह मंत्रिपरिषद को इस परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कहे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति को जो परामर्श प्राप्त होगा, राष्ट्रपति उस परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। वर्तमान में राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति 44वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार ही देखने को मिलती है। ये थी राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति कि राष्ट्रपति स्वतंत्र अवधारणा है या संवैधानिक प्रधान की धारणा है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे अब तक व्यवहार में राष्ट्रपति के द्वारा किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया गया है। धन्यवाद।